गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं त्रिवेंद्र कुमार फिर जुड़ा हूँ आपके साथ आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो आज हम अपने नई क्लासेस के अंदर बात करेंगे वापस अपने स्टडी बेस की ओर निकलते हुए। काफ़ी टाइम हो गया था पीछे अपने को, कुछ काम की वजह से आपकी क्लासेस के अंदर नहीं आ सका, तो अब आपकी क्लासेस आज से फिर से प्रारंभ करते हैं अपने। तो आज हम बात करेंगे साइकेट्री की। तो साइकेट्री के अंदर आज अपने पास में है डिप्रेसिव न्यूरोसिस। नया टॉपिक अपना डिप्रेशन से रिलेटेड है या न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है आपका, जिसे हम बोलते हैं डिप्रेसिव न्यूरोसिस। अब होता क्या है डिप्रेसिव न्यूरोसिस? जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, इसकी हेडिंग देख लें तो अपने पास दो वर्ड आते हैं, पहला डिप्रेसिव, दूसरा आपका न्यूरोसिस। यानी यहाँ पर डिप्रेशन का मतलब होता है, डिप्रेशन जो वर्ड है वो ये होता है आपका अवसाद या तनाव या टेंशन। जिसके अंदर बात करते हैं न्यूरोसिस, ये एक प्रकार की विक्षिप्ति है या फिर आप कह सकते हैं या एक प्रकार का विकार है, जिसके अंदर क्या होता है हमारे मन के अंदर या हमारा जो ब्रेन है वो किसी प्रकार का अवसाद का शिकार हो सकता है, या जिसे अपन मनस्ताप भी कहते हैं। अब होता क्या है, ये एक प्रकार का डिप्रेसिव न्यूरोसिस जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं या तो माना जाता है कि यह एक वयस्क के अंदर या अडल्ट के अंदर लगभग 2 साल तक चलता है, जबकि यही अगर किशोरावस्था की बात करें या बाल्यावस्था की बात करते हैं तो उनके अंदर यह 1 साल तक पाया जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो अडल्ट है या वयस्कों के अंदर यदि कोई 2 साल तक या फिर जो किशोर है वो अगर 1 साल तक किसी प्रकार की डिप्रेशन या अवसादात्मक किसी प्रकार की कंडीशन से अगर गुजरते हैं या उससे सर्वाइव कर रहे हैं या उससे इफेक्टेड है, तो यहाँ आपकी जो डिजीज कंडीशन है वो डिजीज कंडीशन आपकी डिप्रेसिव न्यूरोसिस कहलाएगी। ठीक है ना? यानी अवसाद की वह कंडीशन जो बहुत लंबे समय तक किसी वयस्क या किसी किशोर को घेरे रखती है या उनसे संक्रमित बोल सकते हो आप या उनसे ये इफेक्टेड रहते हैं, तो वह कंडीशन आपकी डिप्रेसिव न्यूरोसिस कहलाएगी या जिसे अपन अवसादात्मक विक्षिप्ति भी कहते हैं। ठीक है ना? यह अब देखिए नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, अवसादात्मक न्यूरोसिस की बात करते हैं। तो इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर जो है आपकी जो मनोदशा है वो बिल्कुल पूरे दिन आपको लेजी टाइप फील होता है या आलस वगैरह आलसाया सा बोल सकते हैं। ठीक है ना? वैसा फील रहता है और ज्यादातर ये क्या है पूरे दिन भी हो सकता है या फिर कई दिनों तक भी होने के चांसेस रहते हैं। यानी जब आप डिप्रेसिव न्यूरोसिस के शिकार होते हैं या इससे इफेक्टेड होते हैं या ऐसी कोई कंडीशन आपके अंदर पाई जाती है, तो इसके अंदर सबसे पहले ये देखा गया है कि यह जो बहुत लंबे समय तक होता है और साथ ही में इसके अंदर ये देखा जाता है कि इसके अंदर क्या है आपकी जो मनोदशा है वह बिल्कुल अवसन्न हो सकते हो या जिसे बोलते हैं लेजी टाइप, यानी आलस, पूरे दिन आपको लेजीनेस फील होती रहती है। ठीक है ना? अब क्या होता है इसके अंदर मुख्य से बात करें तो इसके अंदर कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। जैसे इसके अंदर पहला देखा जाता है आपने भूख या तो नहीं लगती या फिर बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है ना? यानी जैसे ही वो व्यक्ति खाना खाने बैठता है या कोई किशोर है या कोई वयस्क है वो खाना खाने बैठता है, या तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर वो खाना खाता है, या फिर उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। सेम कंडीशन उसकी नींद के अंदर भी होते हैं या उसके सोने की जो टाइम टेबल होता है या जो टाइम शेड्यूल होता है उसके अंदर भी ये देखा गया है, या तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती या फिर उसको बहुत ज्यादा नींद आने लग जाती है। ठीक है? उसके बाद में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया लेजीनेस या बॉडी के अंदर किसी प्रकार की जो एनर्जी वगैरह होती है वो एनर्जी के अंदर क्या कमी आती है या फिर वह खुद को क्या बोलता है थकावट सी फील होने लग जाती है, उसके आत्मसम्मान में कमी भी हो सकती है। ये सारे के सारे इसके साइन और सिम्टम्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर भूख लगना या नहीं लगना, नींद आना या नहीं आना, लेजीनेस या फिर थकावट की फीलिंग होना, आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट होती है उसमें कमी होती है, और उसके साथ साथ में इसमें क्या होता है आपका जो ध्यान है या आपका जो कंसंट्रेशन पावर होती है या आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो कंसंट्रेट करते हैं वह कंसंट्रेट आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। उसके साथ साथ में किसी भी प्रकार का कोई यदि निर्णय लेना है या किसी प्रकार का कोई फैसला करना है तो वो भी आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, और साथ में आप कैसे हो जाते हैं निराशावादी, यानी बहुत लंबे समय तक यदि आपके अंदर अवसादात्मक विकृति या विक्षिप्त विकार पाया जाता है तो आप बिल्कुल भी निराशावादी हो जाते हैं, या आपकी जो आशाएं होती है किसी
किसी के प्रति बोल सकते हो, किसी कार्य के प्रति बोल सकते हो, वह सारी की सारी बोल सकते हैं खत्म हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है। तो यह थे इसके साइन ऑफ सिम्टम्स। नेक्स्ट बात करते हैं किन किन कारणों से हो सकती है ऐसी विकार या विशुद्धियां, किन कारणों से होती है। तो सेकंड टॉपिक आता है अपने पास में कॉजेज। कॉजेज क्या क्या है? तो असाधारण या डिप्रेसिव न्यूरोसिस के कारण के अंदर देखा गया है कि जो मुख्य कारण है इसका या मेनली अपनी बोल सकते हैं कि किस कारण से होता है, तो वह अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, यानी प्रॉपरली इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो हमें पता नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ और कारण है, जैसे उन्होंने बात की है जिससे सबसे पहले आता आपका जेनेटिक फैक्टर। अब यदि जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर के अंदर माना गया है कि जिन व्यक्तियों में या जिस व्यक्ति के अंदर पुराने टाइम के अंदर या उनकी पीढ़ियों के अंदर या पूर्वजों के अंदर, चाहे उनके पिता के अंदर हो या दादा के अंदर हो या किसी पिछली पीढ़ी के अंदर किसी के अंदर यदि किसी प्रकार का डिप्रेसिव सिंड्रोम वगैरह या डिप्रेशन की कंडीशन पाई गई थी या पूर्व के अंदर ऐसी कंडीशन थी और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, तो उनकी संतति के अंदर ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या जैसे अपन बोलते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आपका डिप्रेसिव न्यूरोसिस है वह मूव करता है, चलता है या गतिमान होता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आते हैं आपके बायोलॉजिकल फैक्टर। अब यदि बायोलॉजिकल फैक्टर जैविक कारकों की बात करें तो जैविक कारकों के अंदर सबसे पहले देखा जाता है अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर अपना जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं, जो संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसेशन है उनको मेंटेन करके रखते हैं। तो उसके अंदर यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है या कोई बदलाव होता है या किसी प्रकार का कोई चेंजेस वगैरह आता है, तो उनकी कमी के कारण भी आपकी अवसादात्मक न्यूरोसिस या अपना जो है डिप्रेसिव न्यूरोसिस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो देखा गया है आपको जो एंडोक्राइन है या इंफ्लेमेटरी इनहिबिटर्स पाए जाते हैं या मेडिकेशंस पाई जाती हैं, उनकी वजह से भी डिप्रेसिव न्यूरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में ओल्ड या पुराना कोई डिप्रेशन वगैरह है जिसे हम बोलते हैं पुराना तनाव, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूर्व में या पहले किसी प्रकार की डिप्रेशन या पुराने तनाव से रिलेटेड ट्रीटमेंट वगैरह लिया है या उनका कोई ट्रीटमेंट पहले चल रहा था और ठीक हो चुके हैं, तो उनके बाद में दोबारा उनको डिप्रेसिव न्यूरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक, उसी के बाद नेक्स्ट बात करें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन वगैरह ली है तो उसका साइड इफेक्ट्स वगैरह होने के चांसेस के कारण भी आपको डिप्रेसिव न्यूरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ साइकोसोशियल फैक्टर्स पाए जाते हैं। अब साइकोसोशियल कारण के अंदर देखा गया है मनोसामाजिक कारण। अब मनोसामाजिक कारण के अंदर देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक अकेला रह रहा है या खुद को टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है ना, या किसी प्रकार का कोई लॉस वगैरह हुआ है, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो उस व्यक्ति से क्या उनका मनोबल होता है वो बिल्कुल टूट जाता है या प्रॉपर्ली वर्क वगैरह नहीं कर पाते या वो अपना सपोर्ट नहीं ले पाते। तो इन कंडीशन के अंदर क्या होता है असाधारण विकार या फिर आपका डिप्रेसिव न्यूरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी साइकोसोशियल के अंदर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत लंबे समय तक अकेले रह रहे हैं या फिर कहीं किसी कारणवश वो कहीं बाहर रह रहे हैं और वो अकेले हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी उनको बाकी की कंडीशन या एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण या आउटसाइड के एनवायरमेंट की वजह से उन्हें डिप्रेसिव न्यूरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके बाद में अब नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट आती है अपने पास है इम्यूनिटी डिफिशिएंसी। इम्यूनिटी कॉपिंग स्ट्रेटजीज पाई जाती है। इम्यूनिटी कॉपिंग स्ट्रेटजी यही होता है कि यदि किसी प्रकार के मनस्ताप की वजह से
किसी प्रकार के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो निकालते हैं या किसी भी समस्या का जो समाधान करते हैं उसका यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, वह कहलाती है आपकी रिमिनेटिव कॉपिंग स्ट्रेटेजी। रिमिनेटिव कॉपिंग स्ट्रेटेजी यानी जब किसी समस्या के समाधान के लिए या फिर किसी समस्या के समाधान के विपरीत यदि किसी प्रकार का बोधात्मक अनुभव होता है या कुछ ऐसी नीतियां होती है जो आप जो सोच के किसी समस्या का समाधान निकालते हो उसके जस्ट विपरीत आपको रिजल्ट मिलता है, तो यह भी आपको डिप्रेसिव न्यूरोसिस की कंडीशन के अंदर उबार सकता है या उस कंडीशन के अंदर डाल सकते हैं, या उसकी वजह से भी ये कंडीशन लगभग आपकी डिप्रेसिव न्यूरोसिस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और लास्ट में इसके अंदर देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो किसी प्रकार के सीजोटेम्पल निदान के कारण या डिग्नोसिस के अंदर या फिर हिस्टोटोनिक या फिर किसी सीमा रेखा पर निर्भर या किसी प्रकार की डिपेंडेंसी थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं, यानी ये सारे के सारे थे आपके कॉजेज। जिसके अंदर पहला था आपका जेनेटिक फैक्टर, जिसके अंदर देखा गया है कि यह यदि किसी माता पिता के अंदर है तो उनकी संतान के अंदर या फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखा गया है जिसके अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो है उनकी वजह से भी आपको डिप्रेसिव न्यूरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है यदि पुराना या पूर्व के अंदर किसी प्रकार का डिप्रेशन वगैरह की कंडीशन थी, उनका ट्रीटमेंट वगैरह लिया हुआ है या निदान के अंदर पाया गया है, डायग्नोस किया गया है, तो उनके अंदर भी डिप्रेसिव न्यूरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइकोसोशियल के अंदर ये माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबे समय तक अकेला रह रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी उनको डिप्रेसिव न्यूरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है रिमिनेटिव कॉपिंग स्ट्रेटेजी, यानी किसी भी समस्या के समाधान के दौरान जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए उसके जस्ट विपरीत आपको रिजल्ट मिलता है या आपकी जो एक्टिविटी है आप जस्ट उसके अपोजिट कार्य करते हैं, तो ये सारे के सारे जो साइन और सिम्टम्स हैं या फिर आप बोल सकते हो कॉजेज है इसके डिप्रेसिव न्यूरोसिस के। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ज्यादातर ये देखा गया है, इस कंडीशन के अंदर ये देखा गया है कि यह व्यक्ति ज्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव फीलिंग वाले, यानी ये बिल्कुल पूर्णतः निराशावादी होते हैं। डिप्रेसिव न्यूरोसिस वाले व्यक्ति या पेशेंट बोल सकते हो, मरीज बोल सकते हो, ये कैसे होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग होती है, बिल्कुल पूर्णतः निराशावादी होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है इसके अंदर ये होते हैं लेजी, यानी आलसी बोल सकते हो, पूरे दिन बिल्कुल आलस या आसन्न कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, लेजीनेस होते हैं, ठीक है ना, पड़े रहते हैं। उसके साथ साथ में इनके अंदर एंजाइटी, टेंशन, न्यूरोवेजिटेटिव, चिड़चिड़ापन, और ड्रग डिपेंडेंसी पाई जाती है। ये सारे के सारे अपने डिप्रेसिव न्यूरोसिस के क्लिनिकल डायग्नोस्टिक हो सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे पहले आपने देखा जिसमें बात करते हैं, सबसे पहले आता है नेगेटिव फीलिंग वाले लोग होते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं या नेगेटिव अवधारणाओं वाले लोग रहते हैं, यानी बिल्कुल ही नेगेटिव या नकारात्मक विचार होते हैं इनके, कि किसी भी चीज को पॉजिटिव नहीं लेते, जो भी सोचेंगे उसके बारे में नकारात्मक ही सोचेंगे। सेकंड ये व्यक्ति कैसे होते हैं, लेजी टाइप, अवसन्न, यानी पूरे दिन ऊँघाए से रहते हैं, नींद में होंगे या उनको ऐसा लगेगा कि किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता। सेकंड इनके अंदर एंजाइटी रहेगी, तनाव
नींद नहीं आती या आलस दिखता है, ठीक है ना, ये चीज होती है। उसके साथ साथ में ये जो बिहेवियर है वो चिड़चिड़ापन होता है, और साथ साथ में ये क्या होते हैं, ड्रग डिपेंडेंसी होती है, यानी ये अपना जो भी काम है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, जिसकी वजह से किसी न किसी प्रकार का ड्रग वगैरह का सेवन भी करने लग जाते हैं। यह था इनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा यदि इनको किसी प्रकार की कोई लीव वगैरह या छुट्टी वगैरह मिल जाती है तो उसके अंदर भी ये प्रॉपर्ली उसको समय को बहुत कम बिताते हैं, और साथ साथ में जो भी घटना इनके साथ होती है उनको नेगेटिवली अप्रूव करते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो भी होगा उसके कारण है वो खुद को समझाते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि जो भी कार्य हो रहा है वह मेरी वजह से हो रहा है, या उसको प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यह था, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर कुछ मेडिसिन है वह दी जाती है। तो मेडिसिन के अंदर सबसे पहले आती है आपकी सेलेक्ट्रा, या जिसे हम बोलते हैं सिटालोप्राम। ठीक है, इसके साथ में दी जाती है सेट्रालिन, सेट्रालिन के साथ में मेटाजोलाइन दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं रेमोरन। यह इसका मेडिकल मैनेजमेंट है, जिसके अंदर अपनी सेलेक्टर दी जाती है, सिटालोप्राम है, सेट्रालिन है, रेमोरन है, फ्लोक्सेटिन दी जाती है। इसके साथ साथ में कुछ मेडिसिन और भी पाई जाती है, वो भी दी जाती है। मुख्य रूप से आपकी ये मेडिसिन दी जाती है, ठीक है ना। इसको प्रोजेक्ट भी कहते हैं कई जगह। ये आपका मेडिकल मैनेजमेंट था। उसके बाद कुछ थेरेपीज थी, जैसे आईपीआर थी, इंटरनेशनल या जिसे अपन इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी कहते हैं, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी है, ठीक है ना, एससीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी भी और ग्रुप थेरेपी दी जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, इनके ट्रीटमेंट के दौरान या इनकी एक्टिविटी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पाई जाती हैं। तो किन कारणों से कॉम्प्लिकेशन होती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है, उनके ऊपर से अपन एक नजर डाल देते हैं। तो अभी जी बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो अपने जो डिप्रेसिव न्यूरोसिस है उसके अंदर पहली कॉम्प्लिकेशन आती है, वह आती है आपकी सामाजिक और व्यवसायिक त्रुटि, ठीक है ना। या सोशल या सामाजिक रूप से आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं या जो भी कार्य वगैरह कर रहे हैं, या हम जो भी समाज के अंदर जिसके तरह हमारा जो डेली रूटीन कल्चर जो चल रहा है उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी रह जाएगी, जिसे अपन पूरा नहीं कर पाते। सबसे पहले ये। दूसरा आता है जो भी सब्सटेंस है हम मिसयूज करने लग जाएंगे, ठीक है ना। जो भी चीज हमें हमारे यूज के लिए मिलती है हम उसको क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, या उसको प्रॉपर्ली जिसका इसका जो प्रॉपर यूज होना चाहिए हम उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते, ठीक है ना। सेकंड है, उसके बाद में यदि बहुत ज्यादा सीवियर हो तो हमारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी, आत्मघाती बोलते हैं, जिसे हम सुसाइड करना या आत्महत्या करने की तरीके भी आने लग जाते हैं, और साथ में नकारात्मक व्यवहार हो जाता है हमारा, तो हमारा जो बिहेवियर है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती हैं, ठीक है ना। और समाज से हम हट जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, या फिर हमेशा हम क्या करते हैं, लोनली या अकेला रहने की कोशिश करते हैं। यह कुछ कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं आपकी डिप्रेसिव न्यूरोसिस के अंदर, ठीक है। यह था आपका डिप्रेसिव न्यूरोसिस क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस पाई जाती है, किन किन कारणों से होता है, कैसे इसका मैनेजमेंट होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और उसके साथ साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पाई जाती है इसके अंदर। इसी के साथ आपका टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।